अरुण भैया, अम्मा का सामान तैयार रखना, मैं अम्मा को लेने के लिए आ रहा हूँ। बच्चों का अपनी दादी से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। देव तो अम्मा के बिना सो ही नहीं रहा है। वरुण ने अपने बड़े भैया से कहा तो अरुण को आश्चर्य हुआ। अरे अभी तो अम्मा हमारे घर आई हैं, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तेरा फोन आ गया। अम्मा केवल तेरी ही नहीं है, मेरी भी है। जब तक अम्मा का मन करेगा वो यहीं पर रहेंगी। चिंकी और पिंकी को भी तो अपनी दादी का प्यार चाहिए। तू तो अम्मा आई नहीं और फ़ोन करना शुरू कर देता है। मैं इन्हें कहीं नहीं भेजने वाला हूँ, अरुण ने हंसते हुए कहा। अरुण ने फ़ोन रखा ही था कि थोड़ी देर बाद वरुण से छोटे भाई तरुण का फ़ोन आ गया। भैया, अम्मा आपके पास कब तक रहेंगी? अब मैं शाम को ही अम्मा को लेने आ रहा हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा है, अम्मा को अपने साथ ही लेकर चला जाऊँगा। मोनू और सोनू अपनी दादी अम्मा को बहुत याद करते हैं। आप मना मत करिएगा। देख तरुण, तुझे अम्मा से मिलना हो तो आ जा। एक ही शहर में होने का ये फ़ायदा तो है, तू कभी भी आ सकता है। पर अम्मा को मैं साथ में नहीं भेजूंगा। अम्मा आती नहीं है कि तेरा फ़ोन आ जाता है, अरुण ने कहा। हाँ तो आप भी हमेशा बड़े होने की दादागिरी जताते हैं। अम्मा को पहले अपने पास रखते हो, फिर मेरे पास भेजते हो। मुझे तो अम्मा का प्यार कम ही मिलता है। प्यार ही नहीं, मुझे तो उनके हाथ के बने पकवान भी नसीब नहीं होते। मैं तो अम्मा को साथ ही लेकर जाऊँगा। आज मैं आ रहा हूँ, यह कहकर तरुण ने फ़ोन रख दिया। अरुण तेज कदमों से चलते हुए केसरी देवी के पास गया। अम्मा, वो तरुण आपको लेने के लिए आ रहा है, पर आप मना कर देना। अब मेरा टूरिंग जॉब है तो मैं तो आपके पास रह ही नहीं पाता हूँ। इतना सही तो समय है, फिर 20 दिनों के लिए बाहर चला जाऊँगा। अब जब तक घर पर हूँ आपके साथ रहूँगा। और अरुण केसरी देवी की गोद में सिर रखकर सोने का उपक्रम करने लगा। तभी मोबाइल की घंटी फिर बजती है। परिवार के सबसे छोटे बेटे छोटू का फ़ोन आता है। घर में सबसे छोटा होने के कारण छोटू ही नाम पड़ गया। भैया, मेरी अम्मा से बात करवाओ, छोटू ने कहा। अच्छा जा, नहीं करवाता। अम्मा से बात करने से पहले तुझे मुझसे बात करनी होगी, अरुण ने मजाकिया लहजे में कहा और फ़ोन केसरी देवी को दे दिया। अम्मा, निधि को कभी भी बच्चा हो सकता है, आप आ जाइए तो वो आपको याद कर रही हैं, कह रही हैं मायके नहीं जाएंगी, अम्मा को ही बुला लो। ये सुनते ही केसरी देवी का मन बेचैन हो गया। उन्होंने अरुण को आदेश कि वो इसी वक्त कार से छोटू के घर छोड़कर आ जाए। वो तो पत्नी को छोड़कर आ नहीं पाएगा। केसरी देवी तुरंत अपने सबसे छोटे बेटे की घर की ओर चल दी। केसरी देवी 4 बेटों की माँ है, अरुण, वरुण, तरुण और छोटू। चारों बेटे उनसे बहुत प्यार करते हैं। गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। ईश्वर की कृपा से अन्न की कोई कमी ही नहीं थी। चारों बेटों की परवरिश अपने पति मोहनलाल जी के साथ मिलकर की थी। चारों बेटे हीरा थे तो उन दोनों ने भी कभी बच्चों पर जोर नहीं दिया कि वो गांव की ही खेती बाड़ी संभालें। चारों बेटे पढ़ने में होशियार थे तो उन्होंने अपनी ही पसंद का करियर चुना। मोहनलाल जी और केसरी देवी ने कभी शिकायत नहीं की कि वो बच्चों की खुशी में ही बहुत खुश रहें। दोनों परिवार तो चला रहे थे, बाकी दान पुण्य भी बहुत करते थे। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए उन्हें हाथ खड़े ही रखते थे। मोहनलाल जी सुबह से शाम खेती बाड़ी संभालते थे। उम्र को देखते हुए उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए काफ़ी लोग लगा रखे थे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बाकी चारों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। गांव की महिलाएं पंचायत तो करती रहती थीं कि केसरी देवी के 4 बेटे हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। एक भी बेटा पास में नहीं रहता है और सेवा नहीं करता। हम तो केसरी देवी पर दया आती है। केसरी देवी उनका मुंह बंद कर देती थी। अभी तो हम दोनों स्वस्थ हैं और खुद अपना काम कर रहे हैं। पड़े पड़े अपने शरीर को जंग लगाना है क्या? और जब सेवा की बारी आएगी तब भी बेटे सेवा कर ही देंगे। हमें अपने बेटों और संस्कारों पर बहुत भरोसा है। तुम लोग अपने बेटों और घर परिवार को भी संभालो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और दूर रहकर भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो कभी तुम सबके पास भी फटकते हुए नहीं देखा। गांव की महिलाओं की बोलती बंद हो जाती थी। एक दिन सुबह अरुण का फ़ोन आता है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? खांसते हुए केसरी देवी कहती हैं और फ़ोन रख देती हैं। आज उनका मन भी सही नहीं था, कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी। लग रहा था कि शरीर टूट रहा है। 3 घंटे बाद घर के आगे कार रुकती है। कार से अरुण और तरुण अपनी पत्नियों के साथ उतरते हैं। अरुण और तरुण दौड़कर अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा, आप ठीक तो हो? फ़ोन पर आपके खांसने की आवाज़ सुनाई दी तो चिंता हो गई। वरुण और छोटू तो दूर रहते हैं तो हमने सोचा हम तो आपके पास में ही हैं, हम अम्मा को देख आते हैं। घर के बाहर खड़ी महिलाओं ने भी सुना। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि हम तो दिनों तक बिस्तर पर बीमार पड़े रहते हैं, पर हमारे बेटे तबीयत नहीं पूछते। जबकि केसरी देवी के बेटे खांसी की आवाज़ सुनते ही आ गए। बहुओं ने रसोई संभाल ली और 2 दिन बाद वो जब जाने को हुए तो यही बोले, अम्मा, बाबूजी, आप भी साथ में चलिए। यहाँ गांव में हम रह नहीं सकते और आपकी देखभाल नहीं होती है। हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। आपके 4 बेटे हैं, आप कहीं भी अपनी मर्जी से रह सकते हैं। नहीं बेटा, तेरे बाबूजी का शहर में मन नहीं लगता।
हमारा यहाँ समय कट जाता है, वहाँ बैठे बैठे करेंगे भी क्या। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो अच्छा है, अपना काम कर लेते हैं। बेटे और बहू मनोहार करके वापस चले जाते हैं। मोहनलाल जी खेतों में मजदूरी करवा रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो गहरे कुएं में गिर जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। चारों बेटे चले आते हैं। केसरी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अचानक से पति के जाने के बाद वो अपनी सुध बुध खो देती हैं। उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो सामान्य होती हैं तो गांव वाले कानाफूसी करने लगते हैं। अब केसरी देवी को कौन रखेगा? जायदाद का भी तो बंटवारा हो गया, किस बेटे को कितना मिलेगा? वो खुद से ही कयास लगाए जा रहे थे। अभी तो रिश्तेदार भी बंटवारे की बातें करने लगे। इतनी खेती बाड़ी और ज़मीन है तो बंटवारा तो होकर रहेगा। आखिर कोई अपना हक थोड़ी छोड़ेगा। आजकल के ज़माने में तो पैसा ही सब कुछ है। भला ये पैसा कोई कैसे छोड़ सकता है? अभी तो भाइयों में जायदाद के लिए लड़ाई होगी। केसरी देवी को भी कौन रखेगा? ये बातें जब चारों बेटों के कानों में पड़ती हैं तो उन्हें भी आश्चर्य होता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बाबूजी गए हैं और आप बंटवारे और जायदाद की बात कर रहे हैं। हमें कोई अम्मा बाबूजी के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। ये जायदाद अम्मा की है, अम्मा जो चाहें वो करेंगी। उनकी बातें सुनकर सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। तभी अरुण बोलता है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो अब अम्मा मेरे पास ही रहेंगी। इनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सिर पर पगड़ी भी बंधी है तो अब मैं अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगा। अम्मा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं परसों ही अम्मा को लेकर निकल जाऊंगा। मेरे यहाँ सोसाइटी और अच्छा पार्क भी है, सत्संग भी होता रहता है तो अम्मा का मन लगा रहेगा। अम्मा मेरे साथ ही जाएंगी। वरुण ने कहा, आप दोनों मुझसे बड़े हो पर माफ़ी चाहता हूँ। अम्मा की सेवा का हक तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अम्मा का हर तरह से ख्याल रखूँगा और साबित कर दूँगा कि मैं आपका ही भाई हूँ। आपके ही सारे गुण मेरे अंदर हैं। अम्मा तो मेरे घर ही जाएंगी। तरुण ने भी कहा, आप सबने खुद ही सब फैसला कर लिया। आप सब भूल रहे हो कि मैं आप सबकी तरह ही अम्मा का बेटा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा, सबसे लाडला रहा हूँ, तो सेवा भी मुझे ही सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। आप सब मुझे छोटा समझना बंद करें। अब मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ तो अम्मा की देखरेख मैं भी कर सकता हूँ। छोटू ने भी आगे होकर कहा। चारों बेटे आपस में इस तरह माँ को लेकर लड़ते देख सबको आश्चर्य हुआ। गांव की महिलाएं और पुरुष सारे रिश्तेदार देखते रह गए कि आखिर ये तो पहली बार देखा है, वरना पिता के गुजरते ही बेटे जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ने लगते हैं। पर इन चारों को जायदाद से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि माँ किसके पास रहेंगी। भाइयों का ये अनोखा प्यार देखकर सबको खुशी हो रही थी। चारों ही भाइयों में अभी भी बहस जारी थी कि अम्मा को कौन रखेगा, अम्मा की सेवा कौन करेगा। तभी एक रिश्तेदार ने सलाह दी कि तुम 4 भाई हो तो 3-3 महीने अम्मा को अपने पास रख लो। किसी एक पर भार भी नहीं पड़ेगा और अम्मा सबके साथ रह भी लेंगी। ये सुनते ही चारों बेटों का खून खौल गया। हमारी अम्मा कोई चीज़ है जो आपने उनका इस तरह से बंटवारा कर दिया? अम्मा हमारे लिए कोई भार नहीं है। जिसने हमारा 9 महीने भार उठाया, हमें जन्म दिया, पाला, हमारे लिए अपनी नींद, चैन, खाने पीने, आराम की बलि दी, वो तो देवी हैं। हम तो उनकी सेवा जीवन भर कर सकते हैं और आप 3 महीने के बंटवारे की बात कर रहे हैं। चारों भाइयों की बातें सुनी कोई आगे कुछ नहीं बोल सका। सबने सलाह मशवरा दिया और कह दिया कि ये फैसला अब अम्मा पर छोड़ते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहेंगी। आखिर अम्मा की भी तो अपनी मर्जी है। हम अम्मा पर कोई दबाव बनाकर उन्हें तनाव नहीं देना चाहते। सभी भाई मिलकर अम्मा चारों को गले लगाकर रोने लगी। आज उनके बेटों ने उनके दिए हुए संस्कारों का मान रखा। आज उनके बेटों ने उनका मान बनाए रखा। ऐसे बेटे विरले ही होते हैं जो माँ को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे हों। अम्मा फिर बोलती हैं, देखो मेरे बच्चों में मैं एक समय पर सबके साथ तो नहीं रह सकती। फिर तुम सब के अपने घर परिवार, नौकरी हैं। मुझे शहर में रहने की आदत भी नहीं है और गांव एकदम से मुझसे छूटेगा भी नहीं। इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें हैं, मैं उनके साथ ही जीना चाहती हूँ। फिर इतनी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी भी है, वो भी संभालनी है। रही खाना बनाने की बात तो वो तो भारती संभालती है, तो वो बना लेगी। मैं तुम सबके पास आती जाती रहूँगी जब तक शरीर चल रहा है, अच्छा है। जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाऊँगी तो तुम सब मिलकर संभाल ही लेना। फिर अभी मेरे बूढ़े होने में बहुत समय है। मेरी खांसी की आवाज़ पर मेरे बेटे बहू दौड़कर चले आते हैं तो मुझे किस बात की कोई चिंता नहीं। प्रभु नाम का स्मरण करूँगी और अपने दिन बिता लूँगी। तुम सबके पास आने जाने से मुझे धीरे धीरे शहर में रहने की आदत हो जाएगी। फिर समय बताएगा कि मैं किसके पास रहूँगी, पर मेरी खुशी अभी यहीं पे रहने में है। अम्मा की बात चारों बेटों ने शहर संभाल ली। जब भी अम्मा का मन करता वो अपने बेटे बहू और पोते पोतियों से मिलने आ जाती। कुछ दिन रहती और फिर